वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और नाजरीन, जो मौसम की आंख मचोली का सिलसिला है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। जिस तरह से हमने देखा कि जून के महीने में भी मौसम बेहतर हो गया था, महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार पेशनगोई की गई थी कि जो एक नया सिस्टम है बारिशों का, एक अच्छे मौसम का, वो पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। तो उसके साथ अब आज देख रहे हैं कि मौसम एक बार फिर से तब्दील हो गया है, एक बार फिर से धूप बड़ी सख्त निकल आई है, फिर से एक बार गर्मी हो गई। अच्छा, जो खित्ते का मौसम है अगर उसकी बात की जाए, खासकर पाकिस्तान की और तो पहली बार इस तरह की जो बड़े पैमाने पर तब्दीली है मौसम में वो नोटिस की गई है। और ऑब्वियसली जो माहिरीन है वो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से भी बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं कि जो आने वाले चंद साल हैं वो दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज्यादा तब्दीली लेकर आएंगे। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होते हैं ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे रिसोर्सेज भी इतने बिल्कुल नजर आना शुरू हो गए। हम देख रहे हैं जिस तरह से जून के महीने में बारिशें भी हो रही हैं, हवाएं भी चल रही हैं, साथ साथ कभी गर्मी शुरू हो जाती है, धूप बहुत तेज निकल आती है। और आगे यही बताया जा रहा है कि आगे फिर से जो है, जो एक मॉनसून का सिस्टम है वो भी बड़ा लंबा चलने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मौसम का हाल बताया। आज का दिन भी काफी अहम है, 9 जून है, हैपनिंग है, बजट आज पेश किया जाने वाला है। पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या खुशखबरी आती है इसमें ये देखना अभी बाकी है। आज इस हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे, एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इन प्रोग्राम ऑन टॉप स्टोरीज। पुराना पाकिस्तान, नया बजट, कैसा होगा बजट, सबको इंतजार। नई पार्टी, पुराने चेहरे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च। क्या शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के नए शाह बन पाएंगे? पाकिस्तान की 57 साला तारीख में नई सियासी जमातों का कायम होना बिल्कुल भी हरगिज वाकया नहीं है। और पाकिस्तान में वैसे भी 200 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं। और हमारा जो सियासी माहौल है वो भी ऐसा है कि इंतखाबात से जो सियासी ख़ानदान हैं और इनफरादी शख्सियात हैं वो जिधर की हवा देखते हैं उधर ही परवास कर जाते हैं। 2018 के आम इंतखाबात से कबल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में टूट फूट हुई, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद पड़ी, तो जनूबी पंजाब में भी हम देख रहे थे एक अलग ही महाज छिड़ा हुआ था और बाद में वो सब पीटीआई में जम हो गए। बिल्कुल ऐसे ये 2018 की बात करें तो इलेक्शन से कबल जो सियासी सतह थी, सियासी हमने देखा कि उथल पुथल सबने देखी, एक सियासी जो माहौल था वो इतना फेवरेबल नहीं था। अभी कल जहांगीर तरीन ग्रुप ने नई सियासी पार्टी जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा है उसकी बुनियाद नाज़िम रख दी गई। और इस नई पार्टी में तमाम वही पुराने चेहरे शामिल हैं जो कि पहले दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पक्के रहनुमा थे, पुराने रहनुमा थे, बड़ी लॉयल्टीज थी उनकी पीटीआई के साथ। लेकिन जो 9 मई को सानेहा जो वाकया पेश आया उसने मुल्की सियासत के जो हालात हैं उनको तब्दील करके रख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की सियासी काया पलट कर रह गई है। बिल्कुल नई सियासी पार्टी के कयाम के ऐलान के फौरी बाद ही हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने भी बात की और उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होने का बयान दिया है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई चेयरमैन के दरमियान गर्मा गर्मी की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुरैशी साहब ने अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं की, इस पर कोई बयान वो नहीं दे रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो रियासत के खिलाफ इक़दामात के ठोस शवाहिद वो ये कह रहे हैं कि मौजूद हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, के वक्त के लिए पाकिस्तान में पहले भी ये मुतअद्दिद बार हो चुका है जो नई सियासी पार्टियां हैं वो बनी हैं। अब जो कल हमने देखा एक नई सियासी पार्टी को लॉन्च किया गया इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, उसका वजूद कायम होना आप समझते हैं अनोखा है या फिर ये वक्त की ज़रूरत है? इस तरह सियासी जमातें पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ बनती हैं। जैसे क्रिकेट हुई थी, फिर आप तो मुस्लिम लीग आप दूर हो गया और फिर इकट्ठा हुआ, फिर उसको मुस्लिम लीग करार दिया गया। लेकिन जहाँ साहब के साथ बनी उसके अंदर पार्टी के टूट सबसे बड़ा अमल जो की वजह से हुआ उसके अंदर का फ्रंट से पार्टी बीट नहीं कर सकी। जब वक्त आया जैसे सियासतदान रेस्ट होना कोई मुकदमात होते हैं तो वो छुपते चले, नतीजा ये निकला कि पार्टी की लीडरशिप अंदर से टूट डर गई और जो कुछ से भागते हुए नजर आया उसने सबके ऊपर एक बड़ा और अगर कोई चाहता था एक
तो वो इन्होंने घंटों और तेल बरो तहरीक जो खान साहब ने शुरू की, उसका नतीजा कि जो लोग कभी जब वो गए कुछ दिन तो सबके अंदर एक खौफ हो गया कि क्या हो जाएगा, जिसका नतीजा हमने चंद और दिनों के बाद कॉन्फ्रेंस पे आ गए। बहरहाल अभी ये तो लोग सारे आए हैं, इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, बहुत वो लोग हैं जो मैं कराची के अलावा कहूंगा कि जिन सब की अपनी अपनी हलकों में नुमाइंदगी मौजूद है कि जो वोट बैंक लेके चलते हैं और फिर किसी भी पार्टी का टिकट अगर वो हो जाए तो काम बन जाता है। लेकिन अब अनोखा काम ये हुआ कि पीटीआई से जो लोग आए हैं, पीटीआई का वोटर तो जाहिर है अपनी पार्टी के लीडर के साथ है, लेकिन जो कुछ उनके लीडर के बारे में अब तक इतलात आ रही है, जो फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज के बाद हम समझते हैं कि उनका बचना जो आर्मी सीक्रेट एक्ट है उसके तहत बड़ा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो फिर वो वोटर भी परेशान होगा, वो तकसीम भी होगा, और ये जो लीडर्स निकले हैं फिर ये अभी इन्होंने अपना काम शुरू करना है। बहरहाल एक काम है, लेकिन आमिर साहब, सियासी तौर पर आप सबसे ज्यादा किसको फायदा पहुंचते हुए देख रहे हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान का कयाम तो अमल में लाया जा चुका, किस किस को डैमेज होगा, फायदा कौन उठाएगा? सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान को तो डैमेज हो रहा है और होगा कि एक साल जो हो चुका, जिस दिन से 1 साल और 1 महीना हो गया इक़्तिदार से खान साहब जी। आमराना से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका ये कहना था कि फायदा तो पता नहीं किसका होगा, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का जरूर हो रहा है, क्योंकि 1 महीना तो हो चुका है जब खान साहब की हुकूमत गई है। उसके बाद जिस तरह से वाकयात रुनुमा हुए हैं, 9 मई का वाकया हुआ है, इन तमाम वाकयात ने सब कुछ बदल के रख दिया है पाकिस्तान की। अगर इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं तो इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है। आज बजट पेश होने जा रहा है और जितने भी माहिरीन से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि कोई खासी अच्छी उम्मीद तो नहीं है कि बजट में आवाम को कोई बहुत अच्छा रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि आईएमएफ का भी बहुत प्रेशर है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हालातों वाकयात है वो हमारे उतने फेवर में नहीं है, उतने हक में नहीं है। आईएमएफ के साथ भी जो डील थी फाइनल, जो नवा सेशन था, वो भी उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत सारे प्रेशर्स डाले जा रहे हैं आईएमएफ की जानिब से भी। तो जो ये आज का बजट है ये इतना अवाम दोस्त शायद ना हो, लेकिन देखना ये है क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत को आइंदा इंतखाबात, जिसके अंदर अब कुछ ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया है, अगर उनको उसमें अवाम का सपोर्ट चाहिए तो उनको रिलीफ तो देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस इस वक्त मौजूद नहीं है। और जो सिचुएशन है वो सियासी पार्टियों के लिए वो भी बड़ी तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया है, हम देख रहे हैं कि वही पुराने चेहरे जो कुछ दिन पहले जो उनके स्टेटमेंट्स थे, अली ज़ैदी की स्टेटमेंट थी कि मेरी पेशानी पर गोली मार दी जाए अगर मैं इमरान खान की जिंदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ूं। फवाद चौधरी की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं, और 4 दिन बाद ही वो दोबारा सियासत में भी वापस आ गए हैं। तो अब इस जोड़ तोड़ का फायदा ग्रेजुअली किसको पहुंचेगा? क्योंकि ओन चौधरी वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर हैं और वो पार्टी में मौजूद हैं, जहांगीर तरीन की उसी पार्टी में फवाद चौधरी मौजूद हैं, जो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम इस मुल्क को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर नहीं छोड़ सकते। तो क्या सियासी हिकमत अमली होगी कि एक तरफ वजीर आजम के मुशीर उस पार्टी में मौजूद हैं, फवाद चौधरी का अपना स्टांस है, जहांगीर तरीन का अपना एक स्टांस मौजूद है, किस तरह से मामला को आगे लेके चलेंगे? क्योंकि ओन चौधरी की भी मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, अलीम खान की भी मुलाकात हुई, और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी ये कहा गया कि जहां कहीं हम फंसेंगे तो हम फिर सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा अनवर, अभी तो जिस पॉइंट्स का आपने भी तज़किरा किया और जिन बातों का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बहस अभी लग रहा है कि आगाज हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त हुआ है अभी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है ये तश्कील हुई है, लॉन्च की गई है, और बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया। लेकिन अभी इंतखाबात में कुछ अरसा, कुछ वक्त बाकी है। अभी ये देखना है कि जहांगीर तरीन उनकी जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनको तोड़ेगी और उनकी पार्टी में होंगे, और फायदा जो है इंतखाबात में वो किस जमात को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनिशियली तो यही बात हो रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो पीटीआई के टूटने का और इस्तेहकाम पाकिस्तान का कयाम होने का जो एक पूरा सिलसिला है, इसका जो फायदा है वो मुस्लिम लीग नून हासिल कर पाएगी। लेकिन क्या वो भी मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो भी मुल्क में मौजूद नहीं है, उनके लिए भी राहें हमवार की जा रही हैं। अगर वो इंतखाबात से पहले वतन वापस आ जाते हैं और इंतखाबी कैंपेन को आगे बढ़ाते
जाते हैं तो भी मंजरनामा काफी हद तक तब्दील होगा। आमिर इलियास साहब एक बार फिर से हमारे साथ, उनसे मजीद बात करते हैं। आमिर साहब, 9 मई के वाकयात ने हमने देखा सब कुछ बदल के रख दिया, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासत के लिए तो एक सुनामी साबित हुआ। जो खुद सुनामी की बात करते थे, तो आप समझते हैं वाकई में असल सुनामी आ गया अब उनके लिए? जी जी आमिर साहब, आपने सवाल सुना है? जी प्लीज दोबारा। 9 मई के वाकयात हम कह रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो गया पाकिस्तान में। खासतौर पर अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनकी सियासत के लिए तो ये सुनामी साबित हुआ है, और पहले वो अपने आप को ही सुनामी कहते थे। बिल्कुल, वो लेके आए तबाही, और 9 मई के बाद जो जिस तरह उन्होंने एक और किया और कमांडर्स की ब्रीफिंग आई, इसमें तो ये बात बता दी गई है कि कुछ भी हो जाए जी, अब समझदारों को कमांडर को छोड़ा दिया जाएगा और जब उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो यही कुछ होगा, वो लोग पकड़े गए, ये बयान आ रहे हैं सामने हमारे। ठीक है आमिर साहब, आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो 9 मई के वाकयात के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फक्र फाका है, और दूसरे तरफ कुछ लोगों के प्रॉपर्टीज में, बैंक अकाउंट में, माल और दौलत में, उन खजानों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये जो हराम का पैसा है लोगों के साथ, ये अवाम की चुराई हुई दौलत है, अवाम की दौलत है, और ये हुकूकुल इबाद पर इन्होंने डाका डाला है। और अवाम का पैसा तौबे से भी माफ़ नहीं होता है जब तक आप उसको रिकवर ना करें। मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि एक दूसरे का पैसा हराम तरीके से न खाओ। सूरह अन-निसा में अल्लाह ने हुक्म दिया है। मैं इसलिए आज अवाम से कहना चाहता हूँ कि हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। ये पार्टी का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है कि एक तरफ आम पाकिस्तानी 2 वक्त के रोटी के लिए मोहताज है, और दूसरे तरफ वो लोग जो नाजायज़ दौलत की बुनियाद पर सियासत के घोड़े पर सवार होकर हुकूमत में आ जाते हैं, मनसबों पर फायज हो जाते हैं, रातों रात वो करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। आखिर क्यों? हमारे पाकिस्तान के बानी काज़ी आज़म मोहम्मद अली जना, जिनसे माउंटबेटन बहुत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर से हम बात करेंगे। आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। आप क्या देख रहे हैं, जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब में तो अच्छा असर और रसूख रखते हैं, लेकिन अवामी मकबूलियत तो नहीं है उनके पास, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? वो ड्राइंग रूम की जहाज के सियासत के माहिर तो हैं, तो वोट बैंक उनका फिर होगा मुतासिर? यही बात आपसे कह रहा था कि वोट बैंक जो लोग इनके पास आए हैं उनका अपना मौजूद है, लेकिन वो पॉपुलर वोट को अवेलेबल नहीं है जो किसी सियासी का पासा होता है, क्योंकि सियासी जमातों के साथ नाम दे के अनाउंस, लेकिन अभी ग्राउंड वर्क इन्हें करना है। इलेक्शन टाइम पे भी तो वो नवंबर में मुझे नजर आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मौजूदा जो है वो अगस्त के आखिरी 10-11 अगस्त को असेंबली तोड़े तो 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, और उनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन का प्रोसेस शुरू भी हो, तो ये नवंबर में कम से कम ले जाना चाहते हैं। और बहुत सारी खबरें कुछ लोगों की आ रही है कि 1-2 महीने फिर शायद उसको एक्सटेंड किया जाए, वो हो सकेगा या नहीं ये बात की बात है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इस नई सियासी जमात के लिए, और जिस जमात से यानी तहरीक-ए-इंसाफ से ये लोग निकल के आ रहे हैं, उनकी अपनी का इशू बना है कि जहां शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की और वो 2 दिन से खामोश है, वो जाहिर है अपने चेयरमैन के जवाब के मुंतजिर हैं कि जो मैसेज वो लेके गए, जो खासतौर पे फवाद चौधरी और उनके साथ 3 लोगों ने जाके जेल में उन्हें दिया था कि आप खान साहब से कहें कि वो पीछे हट जाएं ताकि हम अपनी पार्टी को बचा सकें, लेकिन वो नहीं पीछे हट रहे अभी तक, और वो डटे हुए हैं। जिस तरीके से कल वो अदालतों में इस्लामाबाद में भी पेश हुए, सारी गुफ्तगू की, तो अभी तक उनको उन हकायक की तरफ जाने के लिए रजामंदी नहीं कर रहे। एक तरफ वो जेल जाने से डरते हैं, अरेस्ट होने से डरते हैं, दूसरी तरफ वो जो उनके अपने फिक्रे हैं कि वो अकड़ते बहुत हैं और वो घबराते किसी से नहीं है। लेकिन 2016 में जब वो
के लिए चौधरी निसार ने सही घेराव किया था तो ये बन्नी गाला के घर से बाहर नहीं आए थे, इनके लोग डंडे मार खा रहे थे। जिस तरह जमान पार्क में अब हुआ कि औरतें मर्द बच्चे सारे इनके लिए जो पुलिस वाला अगर वारंट भी लेके आया उनसे लड़ रहे थे और ये सामने तो लीडर फ्रंट से लीड करता है, जो सबसे बड़ी इस वक्त इनके अंदर बदकिस्मती हुई और इसी वजह से ये सारे के सारे लीडर्स एकदम भाग पड़े कि भाई यहाँ तो हमें नजर आ रहा है। आमिर साहब, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि पीछे ना हटने की वजूहात आप क्या समझते हैं और इससे मसले नहीं होंगे? अगर हम माजी की मिसालें देखें और माजी जो जोड़ के देखें तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की मिसाल मिलती है, नवाज शरीफ साहब की हमें मिसाल मिलती है जिन्होंने स्टेप बैक किया। नहीं, स्टेप बैक किया उन्होंने इस तरीके से जैसे आप स्टेट से नहीं लड़ रहे होते, आपको नजर आ रहा होता है कि एक लड़ाई है और फॉर टाइम बिंग आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। जैसे नवाज शरीफ को नहीं दिया और उन्होंने शहबाज शरीफ को बना दिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अमीन फहीम को आगे कर दिया कि वक्त है कि किस तरीके से चलाया जाए। लेकिन खान साहब ये समझते हैं कि एक तो उनका लाडला पना वापस आए। अच्छा। वो आज तक इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे कि फौज का जो प्यार था उनके साथ और बाकी सबको लंबा लिटा के इनको जिताया गया वो इनको दोबारा मिल जाए। उस मोहब्बत में वो नफरत की उस इंतहा पे चले गए कि उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के तौर पर रेड लाइन क्रॉस अपने तौर पर की, अपने लोगों को तैयार किया। जो उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन, तो पाकिस्तान भी तो सबकी हमारी रेड लाइन थी और है और रहेगी इंशाल्लाह। तो वो उनको जवाब मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी ये समझते हैं कि उनके लिए कोई ऐसी उम्मीद की किरण है। उनको कुछ लोग समझाते हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान मिल रहे हैं उनसे और उनको समझाया जा रहा है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, सारी चीजें 9 मई के बाद जो भी सहूलतकारी थी वो खत्म कर दी गई है और जो जो सहूलतकार सामने आएगा। मैं इसलिए बात तीसरी दफा आपको फॉर्मेशन कमांडर्स का कह रहा हूं कि कोर कमांडर्स के बाद जो फॉर्मेशन कमांडर्स की अब मीटिंग हुई है उसमें आप ये समझें कि जो फौजी मैदान में मौजूद है उन सब की ये प्रेस रिलीज गम्माजी करती है कि उनके जज्बात कैसे हैं और वो पाकिस्तान के क्या सोचते हैं कि इस तरह कोई काम नहीं कर सकता कि आप शोहदा की यादगारों को तोड़ें, आप लोगों के अंदर नफरत भरें। तो ये अब सोचने का काम मेरा ख्याल है इनके पास थोड़ा ही वक्त रह गया और भी, क्योंकि अब ये आज या कल परसों में मेरा ख्याल है कि आर्मी एक्ट इन पे अप्लाई होगा, क्योंकि जो प्रेस रिलीज है वो बड़ी वाज़ेह थी। तो फिर प्लानर तो फिर जब जमान पार्क का नाम आ रहा है बार बार और वो लोग उनके वीडियो बयान आ रहे हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं, आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं, किस एक्ट के तहत काम हो रहा है। तो फिर जब नाम ले लिया गया जमान पार्क का, तो जमान पार्क में तो फिर इमरान साहब ही थे, इन्हें जवाब भी देना होगा, इन्हें सवाल भी करना होगा। और वहां पे तो 1 महीने से ज्यादा समात नहीं चलती कि आपके वकील यहाँ पे ईद के बाद क्वेटा में पेश होने की रिक्वेस्ट करते हैं तो 2 हफ्ते की आपको पेशी की इजाजत मिल जाती है। तो वहां तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वहां डेली बेसिस पे समात होगी और उसका फैसला होगा। ठीक है। तो आमिर साहब, शाह महमूद कुरैशी के बारे में जो खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उन्होंने कुछ बातों पर कायल करने की कोशिश की है। अभी मुतज़ाद इत्तलात तो ये सामने आ रही है कि आपस में ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं दोनों के। जब वो 1 माह की कैद तन्हाई के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत करना चाहते हैं, रिहाई के बाद भी जो उनकी स्टेटमेंट थी वो यही कहते दिखाई दिए कि अब जो इंसाफ का परचम है वो मेरे हाथ में है। लेकिन शायद डिसअपॉइंट किया खान साहब ने उन्हें। नहीं, मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ कि जब जो मेरी इत्तला है अडयाला में फवाद चौधरी और ये सारे मिले थे आके, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, क्या नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी ने इनसे कहा था मुझे मरवाने का प्रोग्राम है कि खान से मैं कहूँ कि तुम पीछे हट जाओ, वो मेरी सुनेगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये गुफ्तगू की थी। अब किस तरीके से जाके, जैसे वो घुमा फिरा के शाह महमूद साहब का है कि वो बात बताई होगी उन्होंने, लेकिन उसके बाद चूंकि वो बोल नहीं रहे और एक खबर मुल्तान से आई, जो जाहिर है मुल्तान के एक बड़े अच्छे साफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर दी कि उनके करीबी हल्कों ने शाह महमूद के बड़ी मायूसी का इजहार किया कि उनके फाइनेंसर से लेके सब लोग अभी तक मुल्तान में भी अरेस्ट हैं, किसी की बेल नहीं हुई, कोई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अभी कोई कामयाबी नहीं बन रही। आने वाले दिनों में शायद खान साहब कोई ये बात समझ सके कि उन्हें अपनी जात को पीछे हटा के अगर पार्टी को और वोटर को मुस्तहकम रखना है तो रास्ता देना होगा। तो फिर परवेज खट्टक, असद कैसर, ये सारे लोग अभी तक इसीलिए खामोश बैठे हुए हैं, नई पार्टी में नहीं गए कि शायद खान साहब को रास्ता मिलता हुआ नजर आए और वो पार्टी के शाह महमूद के हवाले कर दें। तो ये लोग
के चले और एक बड़े फैक्टर के तौर पे जो PMLN के मुकाबले में पंजाब में स्पेशली मौजूद होगा कि इलेक्शन होगा। फिर जो नई सियासी जमात की आपने बात की, उस वक्त हमें देखना होगा कि उनकी अलाइनमेंट किन के साथ जाके बनती है। पीपल्स पार्टी से बनती है, मुस्लिम लीग नून से बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी मुस्लिम लीग नून से ही बनेगी। अच्छा आमिर साहब, आई एम श्योर आपने भी कल जितने भी इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, आपने भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रीड किया होगा, उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश की होगी। तो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यही तमाम रहनुमा थे तो बड़ी एक हाई एनर्जी के साथ दिखाई देते थे, लेकिन कल हमने देखा कि कुछ वो वाली एनर्जी जो माजी में हमने देखी है हमें वो दिखाई नहीं दी। जहांगीर तरीन भी उतना उस तरीके से एक्टिव दिखाई नहीं दिए, पेपर्स में डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वो देख के पढ़ते रहे। तो ये क्या वजह है, जितने भी रहनुमा हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो मुंह छुपाते क्यों फिर रहे हैं? क्या वजह आप समझते हैं? आप देखें जो लोग 2-2, 3-3 दिन या 10-15 दिन, कुछ महीना जेल गुजार के वफादारियां तब्दील कर आए, तो कमजोरी तो उनके अंदर आ गई। तो अब आप उनको कहेंगे जी क्या दबाव था क्या नहीं था, तो या तो दबाव का वो सामना करते और इनकार करते। जब इनकार नहीं किया तो परेशानी और परेशानी दोनों उनके चेहरों पे नजर आ रही है। उनको अपने सियासी मुस्तकबिल के बहुत बड़े खदशात हैं। एक तरफ वो उस खौफ और डर से निकले हैं PTI के अंदर से कि भाई पता नहीं फिर वहां आके उन्हें अभी समझ नहीं आ रही, कुछ दिन लगेंगे। कुछ तो बेबाकी से बोल भी रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और कुछ को अभी देखना है कि माहौल क्या बन रहा है। आप अली जैदी के ही देख लेंगे, वो कह रहे थे कि मेरे माथे पे गोली मार दे मैं PTI नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो ढेर हो गए। या तो फिर इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप सियासत करने आते हैं। वो जो शेख रशीद साहब के जो कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है और जो ये हथकड़ी है मेरी फलानी ढिमकानी है, तो वो व्हाट्सएप पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है, लेकिन अरेस्ट देने के लिए काफी अरसे से वो भी भागे हुए हैं, वो सिर्फ वीडियो देते हैं। तो ये नजर आ रहा है कि सारे लोग घबराए तो हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ दी उनके खदशात यकीनी तौर पे हैं कि हमारे साथ होगा क्या। तो यही 1.5-2 महीने हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। आप हम बात करते रहेंगे और चीजें आती चलेंगी, क्योंकि बस ये बजट का इंतजार है। आज बजट हो जाएगा, उसके बाद सियासत नए अंदाज से खुल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा वेलकम बैक। मईशत की मुश्किल सूरत हाल, IMF प्रोग्राम के 9वें जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे की ताखीर और बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खदशात के दरमियान आज साल 2023-24 का बजट पेश होने जा रहा है। नए बजट का हुजम 14,500 अरब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट तजावीज़ आज ऐवान में पेश करें। बिल्कुल, और बजट का खसारा 6,000 अरब से जायद का होगा, जबकि 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे। अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स आमदन की मद में 28 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया जा रहा है, और आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडी का हजम तकरीबन 1300 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। और सबसे ज्यादा जो सब्सिडी है वो पावर के शोबे के लिए रखी जा रही है, जो कि 900। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा था। अगर हम हुकूमत ना संभालते तो पता नहीं पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। और ये वो स्टेटमेंट है जो कि हम हर आने वाली हुकूमत से सुनते हैं, लेकिन हालात फिर भी बेहतर होते नज़र नहीं आते। वो ये कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी संभाली तो हमारी फाइनेंसिंग जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही थी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हम मज़ीद कोशिशें भी करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों, ख़वातीन और किसानों की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दी है और अब ये प्रोग्राम होंगे, इस पर भी बात होगी। आज हमारे साथ एक बड़ी मुआशी टीम मौजूद होगी जो आपको बजट के बारे में हर बात बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं इरफान मुफ्ती साहब, माहिरे मईशत हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शुमाइल दाऊद। सबसे पहले इरफान साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हालात आपके सामने हैं, जो माशी मुश्किलात हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। IMF का भी प्रेशर मौजूद है, गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है। आज का जो पेश होने वाला बजट है, आप क्या देख रहे हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये एक मुश्किल वक्त है, इसमें तो कोई
दो राय नहीं है। एक आलमी रिसेशन का दौर है जिसमें हम गुज़िश्ता को साल एक से उसका शिकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उस क्राइसिस को बढ़ाया है। नतीजा ये हुआ है कि अभी हमारे जो वाइटल इंडिकेटर्स हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए कि वो कोई बहुत बड़े इंसेंटिव्स लोगों को दे सके। कुछ उन्होंने फिस्कल स्पेसेस क्रिएट की होंगी या करना चाहते हैं, जिसके हम ऐलानात सुन रहे हैं, वो ज़रूर उसकी तवक्को है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को दे सकेंगे, क्योंकि हमारे आपके सामने है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स की सतह पर हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब कम हुआ है लेकिन वो अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह हमारा ट्रेड डेफिसिट भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए फिर फॉरेन रिजर्व्स हमारे इस वक्त तकरीबन 4 बिलियन से भी नीचे हैं। ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं। तो इससे लगता ये है कि अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसकी मजबूरी भी है, इलेक्शन ईयर है कि उसने कुछ ना कुछ अनाउंस करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड मैं देख रहा हूँ उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये थोड़ी सी मिसप्लेस कैलकुलेशन है कि ये $100 पर जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये इससे नीचे ही रहेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट में कुछ फेवरेबल इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं जिसका हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है इरफान साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ना ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ना ही बरामदात हम देख रहे हैं कि काबिल फ़ख्र हैं, बजट तो फिर भी पेश होना है। तो आगे की जो मनसूबाबंदी है वो आप क्या समझते हैं, किस तरह से अब बेहतर बनाई जाए? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं इरफान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि हमें स्टेबिलिटी कायम रखनी है, जो जहाँ पर अब हम हैं इस पोजीशन को बिल्ड करना है, यानी इस मुश्किल नहज से आगे निकलना है। और उसके अंदर डेफिनेटली सबसे अहम चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। जिस तरह डार साहब ने कल कहा कि हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से निकल गए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही कायम रहे। इन्फ्लेशन लोगों के लिए जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो हर यानी गरीब से लेके हर तबके की उसने कमर तोड़ दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि अशियाए खुर्दनी से लेके तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी महंगाई, उसको कैसे काबू पाया जाए। इसके साथ साथ जैसे जिक्र किया कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने अपनी एक साथ फर्दर हमारे ऊपर जो खासा हमारा डेट बढ़ चुका है गुज़िश्ता सालों में, जो कि कल जिक्र भी हुआ, इसको आगे भी पेमेंट्स करनी है। तो एक तरफ हमने अपने लॉसेस को कट करना है, दूसरी तरफ हमने अपने जिसे कहते हैं बैरूने मुल्क जो हमारे अखराजात हैं डेट की सर्विसिंग के, वो हमने कायम रखने। और इसके साथ साथ हमने अपने यानी आवाम का भी जिसे ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि जो अभी तक की खबरें हैं कि आज शाम को आ जाएगा कि बजट के अंदर जो लोअर तबकात हैं उनकी 30% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी सैलरी में इजाफा होगा, पब्लिक से रिलेटेड, और जो दूसरे यानी सीनियर्स हैं ग्रेड्स के पब्लिक सर्वेंट्स, उनकी जो है थोड़े कदरे कम। लेकिन ये इन्फ्लेशन को फिर भी बीट करने में कारगर नहीं हो सकती, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं और इसमें सबसे अहम ज़ाहिरी बात है यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप देखिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे कल आया है उसके अंदर जिक्र हुआ कि जैसे जैसे हुकूमत ने कंप्रेस किया अपने इंपोर्ट्स को, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था और कामयाबी भी हो गई, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव में भी चला गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खासी कम हुई, ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स की कम हुई, फूड प्रोडक्ट्स की कम हुई। तमाम सेक्टर्स ने अगर देखा जाए मासवाए एग्रीकल्चर के और मामूली सा जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अलावा आप इंडस्ट्री देखें तकरीबन नेगेटिव सबकी ग्रोथ रही। तो ओवरऑल इकोनॉमी को अब आगे यानी चलाना है, इम्प्रूव करना है। फिलहाल इंटरेस्ट रेट जो है वो हम सुनने में आ रहा है कि
अभी शायद उसी पे रखेगा मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है ये सबसे बड़ा चैलेंज ठीक है। इरफान साहब, मुआशी हालात तो हमारे सबके इस वक्त सामने मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि अब ये ज़रूरी हो चुका है कि IMF के बगैर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो भी उस तरीके से, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो भी उस तरीके से हाथ नहीं थाम रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी के जो हालात थे या फैसले थे उनसे आप उसको अंडू इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो जो आपके बड़े बजटरी या फिस्कल डेफिसिट्स हैं या इश्यूज़ हैं वो बग़ैर IMF के अभी हल नहीं हो सकते। मेरा नहीं ख्याल कि आप मुस्तक़बिल करीब में ये फ़ैसला कर सकते हैं। हाँ, आप ग्रेजुअली फेज़ आउट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगला प्रोग्राम आपको निगोशिएट करना पड़ेगा और शायद उसकी बात भी हो रही है। देखिए, आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से है वो आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है। पिछले 2 साल में आपने देखा कि हमने IMF के प्रोग्राम में काफ़ी गलत फैसले किए, जिसकी वजह से IMF का भी ट्रस्ट हमारे पर कम हुआ है, और जो इंटरनेशनल जो लोन एजेंसीज़ हैं या जो मुल्क हैं वो उनका भी हम पर ट्रस्ट कम हुआ है। सो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जब तक वो ट्रस्ट बहाल नहीं होता, और हमें चूँकि हमारी इकॉनमी अभी भी एक लोन बेस्ड इकॉनमी है, तो हमें लोन की ज़रूरत रहती है। उसके बग़ैर हम, जैसे इन्होंने कहा कि हम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते, तो स्टेबिलिटी आने तक मेरा ख्याल है कि आपको IMF के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, आप ये फ़ैसला कर सकते हैं, और जो आपको कर लेना चाहिए कि आप ग्रेजुअली इस प्रोग्राम से निकलें और आहिस्ता आहिस्ता अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी अपनी फिस्कल स्पेस है, उसको बढ़ाएं। और जैसे इन्होंने कहा कि ट्रेड में आप बेहतर हों, आपके एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आए, आपके जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसको आप बेहतर करें। ये जो आप बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ बेस करते हैं इसका भी बहुत नुकसान होता है। सो आप ना करें ऐसे फ़ैसले जिसके अंदर आपको सब्सिडीज़ देनी पड़े। सो मेरा ये ख्याल है कि ये मुमकिन है, लेकिन ये अभी अगले 2-3 साल तो ये फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा कि हम IMF से निकल जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह इरफान साहब कह रहे हैं कि सब्सिडीज भी बिला वजह नहीं देनी चाहिए, और हम देखते हैं कि वो सियासी फायदे के लिए हर सियासी हुकूमत इस तरह का स्टेप तो उठाती है, और दूसरी तरफ हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें खर्चों के हवाले से तो हम इंपोर्ट्स को देख रहे हैं, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है, रेवेन्यू जनरेट सही नहीं हो पाता, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन का एक अमल है जो कि कोई भी हुकूमत नहीं कर पा रही। अगर हम PIA की बात करते हैं, बार बार सुनते हैं कि लॉस में है, रेलवे की बात करते हैं, बाबडा की बात करते हैं, इस तरह के जो तमाम इदारे हैं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो इन्हें टैकल कर पाएगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी? क्या बुराई है प्राइवेटाइजेशन में? जी, देखिए, बात यही है कि हमारा जो मेन मसला है, जिस तरह भी जिक्र किया इरफान साहब ने, कि फिजिकल स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। हमें अपने अखराजात इस वक्त फौरी तौर पे जो रिफॉर्म्स हैं वो तो एकदम हो नहीं सकते। अगर उसको आज भी जिसे कहते हैं कि करना शुरू करें तो उसके रिजल्ट्स 3 से 5 साल में, मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम उसमें पीरियड में आएंगे। जो फौरी तौर पे चीज़ें की जा सकती हैं, अभी देखें, अगर हुकूमत कंप्रेशन ना करती, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ के ज़रिए शुरू में बैन किया, बाद में उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई, तो उसकी वजह से हमें हमारी कुछ स्टेबिलिटी आई। इसी किस्म के हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ऑल्दो इसके बारे में लोग डिस्टर्ब भी हुए, हमारे इंपोर्टर्स डिस्टर्ब हुए, बहुत सी हमारी अशिया में शॉर्टेजेस हुई, मुश्किलात का सामना हुआ। हमें एग्जैक्टली इसी तरह से ऐसी तमाम इदारे जो अंदर से घुन की तरह मुल्क को भी खा रहे हैं और मुल्क के खजाने को भी खा रहे हैं और हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, उनको हमें बंद करना होगा, कुछ को रिफॉर्म करना होगा और कुछ को प्राइवेटाइज करना होगा। प्राइवेटाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही इशू आ जाता है कि बाज़ वक़्त प्राइवेटाइज करने की जब हम कोशिश करते हैं तो बहुत से जो इदारे या इन्वेस्टमेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज, चाहे बैरून मुल्क के हों या मुल्क के अंदर हों, वो अगर लेना भी चाहते हैं तो शायद वो हमारी जो हालात हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के उस तरह के पैसे वो नहीं जनरेट कर पा रहे होते। डेफिनेटली आई थिंक इसको वॉर फुटिंग की बुनियाद पे करने की ज़रूरत है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। और फिर लॉसेस, और आप ये देखें कि आप एक्सपेंडिचर्स देखें, हमारे एक्सपेंडिचर्स में जहां हमारे कंप्रेशन हुए, जहां हमारे कटौतियां हुई, हमारे रेवेन्यूज कम हुए,
वहां पर हमने देखे एक्सपेंडिचर्स हमारे बड़े 25% के करीब जो मैंने फिगर देखा था इधर में। तो ये इसको हमें एक्सपेंडिचर्स को कट करना है, हुकूमत के फुटप्रिंट को कम करने की जरूरत है, ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना है। अच्छा, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे हुकूमत ने भी हालिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी दिया है, आई थिंक प्रॉब्ली बजट में इसके बारे में बात होगी, बार्टर ट्रेड। ऑल्दो बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो हमने इंपोर्ट की सतह पे कंप्रेस किया, उसका टोटल जो मजमूई असर पड़ा था वो उन अशिया का वो कोई 5-1% से ज्यादा नहीं था। लेकिन आप ये देखिए कि कतरा कतरा मिलके ही एक दरिया बनता है। अगर हम 5% यहाँ से बचाएं, 5% हम इसी तरह से ऑल्टरनेट्स यानी कि बार्टर ट्रेड के जरिए करें, हम यहाँ से कोई अपनी कमोडिटी भेजें और उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ मंगवाएं जिससे हम अपने US डॉलर की जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल हैं वो हम पूरे करें, तो इस तरह से हम हो सकता है कि 10 से 20% तक हम अचीव कर लें। यही स्पेसेस हैं जो हमने क्रिएट करनी है। लॉसेस वाली कंपनी जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं सूबाई सतह पे उनको कम करें, फुटप्रिंट सूबाई लेवल पे और फेडरल लेवल पे कम करें। ये जो बिल्कुल एक इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि बार्टर ट्रेड सिस्टम जो है उसको शुरू किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो इसी पॉइंट से दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे बजट के हवाले से और माशी बहरान के हवाले से। इरफान साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं। अच्छा इरफान साहब, ब्रेक से पहले अनवार ने भी सवाल किया डॉक्टर शुमाइल से प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो खसारे में हैं मुसलसल, तो उनको प्राइवेटाइजेशन उनकी क्यों नहीं की जाती है। फिर पाकिस्तान जो है वो बार्टर ट्रेड सिस्टम की जानिब क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनसे बार्टर ट्रेड सिस्टम तकरीबन ना होने के बराबर है, क्यों? पहली जो बात है प्राइवेटाइजेशन पर, इस पर दो राय होती हैं हमेशा। एक तो ये है कि चूँकि ये काम नहीं करते ये यूनिट्स, तो इनको बेहतर है कि खसारे के बजाय प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन एक बात को ज़रूर जहन में रखें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो आपको पता है 26 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। आपकी एक बड़ी लेबर फोर्स है। प्राइवेटाइजेशन लेबर और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नतीजा ये होता है कि रियासत के और मसाइल खड़े हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ उस सूरत में होनी चाहिए कि जिस वक्त आप ये देख लें कि इसकी वजह से जो आपकी लेबर रिट्रेंचमेंट है या जो उनके मामलात हैं उस पर ज़्यादा जद नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप एक मसला हल करते हैं तो दूसरे मसले खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी लेबर फोर्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त भी अगर आप देखें कोविड के बाद और फ्लड के बाद आपकी कोई 8 लाख से ज़्यादा लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड हुई है और अगर ये ट्रेंड बढ़ता है तो आप और तरह के अनरेस्ट में चले जाते हैं। तो पहले तो ये ज़रूर देखें कि आप उन यूनिट्स को ज़्यादा एफिशिएंट चलाएं, उनकी मैनेजमेंट ठीक करें बजाय इसके कि आप प्राइवेटाइज़ करें। उससे आप थोड़ा वक्त तो ले लेते हैं वसाइल, लेकिन वो बाद में आपके लिए और मसाइल खड़े होता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में प्राइवेटाइजेशन इज़ द राइट सोल्यूशन। दूसरी बात जो बार्टर की है, मैं समझती हूँ सही फैसला है। ये थोड़ा सा लेट हुआ है। आपको अपने नेबर्स के साथ इस तरह के बार्टर सिस्टम चलाने चाहिए, क्योंकि डॉलर करेंसी आप नहीं कम्पीट कर पा रहे दुनिया में। सो बार्टर में यह है कि आपकी अशिया जो है वो एक वैल्यू बन जाती है, वो एक करेंसी बन जाती है। और ईरान तैयार है और मुल्क तैयार हैं कि वो आपके साथ बार्टर ट्रेड करें और बॉर्डर ट्रेड करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक सही कदम है। इससे आपकी जो इकॉनमी के जो मामलात हैं उसमें बहुत कम इससे बोझ पड़ेगा, बल्कि आपको ज़्यादा बेहतर इंसेंटिव्स मिलेंगे इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन फान साहब आप क्या समझते हैं? हम बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इस रीजन में हमारी ट्रेड है ही कितनी और कितने लोगों के साथ है? हम अपने रीजन में ट्रेड नहीं कर पा रहे, ये कितनी बड़ी नाकामी है। इंडिया की चले हम बात करते हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर, बांग्लादेश के साथ उस तरह से ताल्लुकात नहीं बेहतर, हम अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारी ट्रेड ना होने के बराबर है। ये असल में हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं बड़ी पावर्स के साथ और उनके कहे हुए फैसलों पर हम अमल शुरू कर देते हैं। बहुत साल हम अमेरिका की वजह से ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या वेस्ट एशिया के साथ
ट्रेड नहीं करते रहे। मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है वो बनाएं। आपको बहुत चाइना, जैसे आपने कहा, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान है, ईरान, सेंट्रल एशिया, ये बड़ी ट्रेड, और फिर सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया के साथ एक बड़ी ट्रेड हो सकती है, ये उनके थ्रू हो सकती है। अभी टापी का इन्होंने शुरू किया है दोबारा, जिससे आप तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइपलाइन है या गैस की जो इंपोर्ट है वो बेहतर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस लेवल पर लाएं कि जो ट्रेड इंसेंटिव्स को मजबूत करे, ना कि आप पॉलिटिकल गेमिंग में जाएं। सो अब आपको जरूरत है कि आप एक सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी बनाएं। ठीक, इरफान साहब, यही सवाल मैं डॉक्टर शुमाइल आपकी जानिब करना चाहूंगी। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं आई जिसने इन पॉलिसीज में तब्दीली करने की कोशिश की हो, जिसने इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की हो? जिस तरह से हम बात करें कि सेंट्रल एशिया तक में जो ट्रेड है वो नहीं पाकिस्तान कर पा रहा है, तो फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है या जो अमेरिका है वो तो फिर बड़ी दूर की बात हो गई। क्या रीजंस या वजूहात हैं? आई थिंक जो इरफान साहब जो इसका जिक्र कर रहे हैं, जो मैं भी एग्री करता हूँ, वो मेन जो चीज़ रही है, अगर हम देखें रिगार्डलेस कि कौन सी हुकूमत या कौन सी पॉलिटिकल फोर्स रही है इन पावर, वो अगर आप देखें तो तकरीबन सारे लोग जो हैं वो डिपेंडेंस का, उनका जो मेन जो फोर्टे था वो डिपेंडेंस था। चाहे वो IMF, तभी तो हम इतने प्रोग्राम्स में गए, IMF हो या डेट रेज करने हो, फ्रेंडली कंट्रीज से करना हो, तो उनका फोकस कभी भी ट्रेड की तरफ नहीं रहा। इसी वजह से जब तक उनका फोकस यानी जो मेन स्टे है गवर्नमेंट का वो ट्रेड की तरफ हो, अल्टरनेट्स की तरफ हो। मसलन अफगानिस्तान, जब हम पिछले 10 साल में देखें तो अफगानिस्तान के साथ हमारा अच्छा खासा एक ट्रेड था, जब एक स्टेबिलिटी थी वहाँ पर। इस तरह से अभी हमारा वो ट्रेड गिर गया। अब कल को हम अगर बार्टर करते हैं तो हम वो ट्रेड में क्या, और ये भी बाय द वे आपके प्रोग्राम की वसादत से ये थोड़ा सा हम अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक इन द पास्ट रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और हम लीड करते रहे हैं। इवन हमने एक ज़माने में इंडिया के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के साथ और अफगानिस्तान के साथ खातिर ख्वाह हम वहाँ पे पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट्स और अशिया को वहाँ उजागर करते थे और हमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे थे। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, फैन से लेके मोल्टीफॉर्म, आपके ये ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर बाइक्स, रिक्शाज, ये मैं सिर्फ आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, लाइट इंजीनियरिंग, उसके अलावा फूड कमोडिटीज़ तो हैं ही। तो ये तमाम अशिया अफगानिस्तान जा रही हैं, वो ईरान से बहुत ट्रेड करते हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया, तो इन ममालिक में जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वहाँ पर हमारी ये बेतहाशा प्रोडक्ट्स की मांग भी अच्छी है। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऑब्वियसली फिनिश्ड जो मेडअप्स हैं, हमारी वहाँ पे मांग है। हम इन मुल्कों को और अफ्रीका के साथ जब इन चीज़ों को थोड़ा पुश करें और हमारा टोटल फोकस हो कि हमने यहाँ से रेज करना है, तो हमारा जो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जिस तरह जिक्र है, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इस दफ़ा गवर्नमेंट जो आई थिंक फोकस IT पे कर रही है, हेल्थ केयर के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं और ये वो तमाम एरियाज हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी मैन पावर और स्किल्ड लेबर, अब हम यहाँ से ट्रेन करके, अब जो जिक्र कर रहे हैं कि अगर हमें ले ऑफ करना पड़ता है तो हम ले ऑफ करने से पहले उनको ट्रेन करें और उन लोगों को हम एक्सपोर्ट करें। बहुत से मुल्क जो है इस वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक। और इंतजार यही किया जा रहा है, बजट ट्रांसमिशन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि आज बजट पेश होना है और हुकूमत आवाम के लिए क्या करती है, ये बजट कितना आवाम दोस्त होगा, आवाम को कितना रिलीफ देगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो एक मुश्किल इस हुकूमत पर पड़ी हुई है वो है कि IMF के साथ अभी तक हम स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि IMF से फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, नई हुकूमत आएगी वही मुज़ाकरात करेगी। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, माहिर मईशत मौजूद होंगे। इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ब्रेक से पहले भी ज्वाइन किया हुआ था। माहिर मईशत एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ होंगे और इसके साथ साथ आबिद सुलहरी साहब ने भी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर साहब, जानना आपसे चाहेंगे, IMF मुआहदे होने की उम्मीद तो है, वक्त का मसला है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि IMF से फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, नई हुकूमत आएगी वो मुआहदा करेगी।
करेगी, जबकि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने मौजूदा मालियाती जो बजट है उसको एक कहा कि IMF की तजावीज़ के मुताबिक ही उसको तरतीब दिया जाए। तो IMF की जो तजावीज़ हैं वो तो फिर हमेशा से ऐसी ही रही हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तानी अवाम पर बर्डन ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त जहां पे खड़े हुए हैं 3.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान ने इस माह में 3.7 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है। इसमें ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान चाइना से कुछ रोल ओवर करा लेगा 2 अरब डॉलर के करीब। फिर भी जो डॉलर के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, उस पर पिछले 2 हफ्ते में देखिए तो प्रेशर ही रहा है। पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां पे आज खड़े हैं इसकी बुनियादी वजह समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान 14-18 महीने से ब्लीड कर रहा है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। इनकमिंग डॉलर्स कम हैं, आउटगोइंग डॉलर्स ज़्यादा हैं, वो आपके पास देने की गुंजाइश नहीं है। आप अपनी वेल्थ यानी कि स्टेट बैंक के ज़खायर से वो पेमेंट्स कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, बट आप अपने रिजर्व्स को ब्लीड करके कर रहे हैं। इससे आप 14 अरब डॉलर के जो ज़खायर हैं हमने ब्लीड किए हैं पिछले 18 माह में। दिस इज़ नॉट अ टेनेबल पोजीशन। IMF की शराइत जो है वो आप उनसे निगोशिएट करके तय करते हैं। आप बेहतर निगोशिएट कर लें, किसी ने नहीं रोका। पर क्या शराइत हैं? अगर वो ये कहते हैं कि आपने बिजली का खसारा बहुत बड़ा है, आप कीमतें बढ़ाएं, आपको बढ़ानी पड़ती हैं। आपका गैस का खसारा 1600 अरब पे खड़ा था, उन्होंने कहा कीमतें तब्दील करें, आपको करनी पड़ती हैं। 8.5% ऑफ GDP पे टैक्स टू GDP है। इसका मतलब है कि बेशतर लोग 2200 अरब रुपए की एग्जाम्पशंस आपने पिछले साल FY23 जो कंप्लीट होने जा रहा है उस लोगों को दी हैं। वो आपको कहते हैं इन एग्जाम्पशंस को आपको उठानी चाहिए, आपने नहीं उठाई। सो कहने का मकसद यह है कि लॉट ऑफ देम आर फॉर द गुड ऑफ द कंट्री आल्सो। एफिशिएंसीज पैदा करें, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को बेचें, अपने खर्चे कम करें। दीज आर गुड थिंग्स टू डू। फिर हम उनसे इनहराफ करते हैं और यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। अब भी मैं कहता हूँ कि 9th रिव्यू कंप्लीट कर लें। इट्स गुड टू हियर कि हुकूमत इज वेरी सीरियस। सीरियसनेस की यही है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज हैड टू कॉल द MD ट्वाइस। अभी भी कॉल किया, नवंबर में जब नहीं आ रहे थे तब भी कॉल किया। लेट्स होप कि ये कंप्लीट हो जाए और फिर आने वाला जो वक्त है वो बड़ी मुश्किल से ही गुजरेगा, पर गुजर जाएगा अगर ये 9th रिव्यू कंप्लीट होता है। अगर ये रिव्यू नहीं कंप्लीट होता तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पहले क्वार्टर में तशवीशनाक हद तक नीचे चले जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन टू बी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सो लेट्स होप कि ये कंप्लीट हो जाए। दिस इज़ माय बेस्ट केस सिनारियो। नहीं होता तो फिर देखेंगे कि कैसे मुल्क को संभालना है, और फिर आपको एक नया प्रोग्राम लेना है ताकि आप अगले साल में कुछ स्टेबिलिटी देख सकें। जो पिछला साल गुजरा है उससे थोड़ा सा स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की दिखाई। ठीक, डॉक्टर हाकान आप तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। एहसन मलिक साहब और आबिद सुलहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो आबिद साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जिस तरह से डॉक्टर हाकान भी बात कर रहे थे कि हमें मैशत को बेहतर करने के लिए एक रोड मैप और मुस्तहकम और 5 साल मुकम्मल करने वाली हुकूमत की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारी जो मुआशी कश्ती है वो हर 3 साल के बाद डूब जाती है, क्योंकि सियासी बहरान इतना ज्यादा होता है जिससे फिर लिंक्ड होता है मुआशी बहरान। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, जाहिर है कि बदकिस्मती से पिछले 76 सालों में कोई भी वज़ीर आज़म जो है, मुंतखब वज़ीर आज़म, उन्होंने अपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं उनकी हुकूमत ने। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियासत है उसके DNA में पड़ा है। अब जो मईशत की बात है तो हमारी मुआशी पॉलिसीज उसी सियासत की नज़र हो जाती हैं, क्योंकि हुकूमतें जब डोलना शुरू करती हैं तो जाहिर है कि उस वक्त वो तमाम उस तरह के फैसले करती हैं जिनको हम आम ज़बान में पॉपुलिस्ट डिसीजन कहते हैं, ताकि वो अपने वोट बैंक को मजबूत रख सकें, ताकि वो लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी को मजबूत रख सकें। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि मईशत जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और पिछला पूरा साल भी हमने कुछ इसी तरह का देखा। IMF हो या ना हो, जाहिर है कि अगर आपकी आमदनी जो है वो कम है, अखराजात ज़्यादा है, तो या आपको अपनी आमदनी बढ़ाना होगी या अपने अखराजात कम करने होंगे। और आमदनी जो है बढ़ाने के लिए अगेन वो लोग जिनकी के आमदनी है उनको टैक्स नेट में लेके आना होगा, बजाय इसके कि वो लोग जो पहले से टैक्स दे रहे हैं या वो लोग जिनकी आमदनी कम है उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए जा रहे हो। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स दें, अगर आपकी आमदनी कम है तो आपसे कम टैक्स लिया जाए और खास हद से कम
टैक्स बिल्कुल ना लिया जाए। जाहिर है कि अगेन वो नहीं हो पाता, जिसमें हमारी जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है उसका कसूर भी है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी सामने आ जाते हैं। अखराजात कम करना, अगेन बहुत से अखराजात जो हैं वो प्योरली पॉलिटिकल नेचर से है। पॉलिटिकल नेचर से मेरी मुराद जैसे अगर हम स्टील मिल जो है उसको अभी तक नहीं प्राइवेटाइज कर पाए या पीआईओ प्राइवेटाइज नहीं कर पाए या डिस्कोस को नहीं कर पाए, तो ये सियासी नौयत के फैसले हैं और ये कोई एक हुकूमत नहीं, ये हर हुकूमत यही करती है। आप इसको शौकत अजीज के ज़माने से लेके अब तक देख लें, तो जब भी कोई पार्टी अपोजिशन में होती है वो इन चीज़ों की मुखालफत करनी होती है, जब वो हुकूमत में आती है वो इनको करना चाह रही होती है। और बदकिस्मती से ये खेल जो है ये जारी है, जिसमें कि अवाम जो है वो इस सारी सूरत अवाम ही इसका खुमियाजा बिल्कुल भुगत रहे हैं। हसन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ हैं आपके पास, किस तरह से इस मामले को मजीद बेहतर किया जा सकता है? बजट तो पेश होने जा रहा है, लेकिन कैसा बजट हो जिससे मामलात बेहतर हों? रियल एस्टेट से आप कनेक्टेड हैं, स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर जो टैक्स चोरी है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? अभी कल की ही खबर है, एप्सॉस की रिपोर्ट है, उसमें रियल एस्टेट का भी जिक्र किया गया है। 5 ऐसी सनतें हैं जहां पर 9 अरब से जायद की टैक्स चोरी की बात की गई है, तो हमारा 900 अरब की बात की गई है, तो हमारा बड़े से लेकर जो छोटा तबका है वो टैक्स चोरी में मुलव्वस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, मैं थोड़ा सा आबिद फिलहरी साहब को और खाकान नजीब साहब की बात को लेके आगे चलना चाहूँगा। बात है, आज 75 साल के बाद भी हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए डिसीजन कब लेना शुरू करेंगे? माशाल्लाह ऐसा ऐसा ब्रेन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आबिद साहब हैं, खाकान साहब हैं, मतलब ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को हर फोरम पे जाके कन्वे करते हैं कि आप ये करें और ऐसे कर लें तो बेहतरी आ जाएगी। समहाउ जो इकोनॉमिक टीम है फाइनेंस मिनिस्टर की वो काफी केपेबल है, बट जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, वो वैसी नहीं हो रही हैं। हमें आज एक लाइन ड्रॉ करनी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे नहीं होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक टीम एक रोड मैप और रोड एक ऐसा विजन लेके चले जो अनइंटरप्टेड हो, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अभी जैसे बात कर रहे थे आबिद साहब कि जो टैक्सेस है, बात यह है 9,200 अरब का आपने हदफ रखा है एफबीआर ने टैक्सेस का। बजट तो ये आईएमएफ की कंसल्टेशन से ही बन रहा है, क्योंकि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है अभी भी वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं और प्राइम मिनिस्टर होपफुल हैं कि हम जून में 9th रेवेन्यू कंप्लीट कर जाएं। बट अगर किसी वजह से नहीं होता तो जैसे खाकान साहब ने कहा चाइनीज के पैसे को रोल ओवर मिल जाएगा, शायद हम फॉर द टाइम बीइंग आईसीयू से बाहर आ जाएं। बट अभी हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को लेके चलना है। ठीक, हमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आना है और ये एफबीआर की नालायकी है अगर रियल एस्टेट के अनडॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं और वहां से टैक्स कलेक्शन नहीं है तो वो और किसका डालेंगे? पब्लिक को तो आप कसूरवार नहीं कह सकते। ठीक है इरफान साहब, जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था उसमें उन्होंने इस हवाले से बहुत इस्लाहात करने की कोशिश की, टैक्स इस्लाहात। किस तरह समझते हैं कि उनको कामयाबी मिली? क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है वो बड़े दावे तो करती है, बड़े वादे तो करती है, लेकिन उन पर पूरा नहीं उतर पाती है और हमारा जो टैक्स का हदफ है वो हमें उस तरीके से हासिल भी नहीं हो पाता है। टैक्स कलेक्शन हुकूमत का कितना अहम तरीन एक टास्क है, काम है, और इसको बेहतर या शफाफ किस तरीके से किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह कि अगर जो कल जो इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने जारी किया उसमें तो टैक्स का जो रेशो है वो बढ़ी है, यानी एक साल में कुछ टैक्स कलेक्शन एफपीआर की भी बढ़ी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि जो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके जो ये मामलात हैं टैक्सेशन रेवेन्यू के वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात इससे पहले हो रही थी वो थी कि एक जो कंटिन्यूटी नहीं रहती पॉलिटिकल, उसके बड़े नेगेटिव असरात होते हैं।
होते हैं। जैसे ये देखिए ना, जब आप इतनी ज़्यादा रिपीटेडली चेंजेस लाते हैं तो फिर करप्शन के गलत फैसले, गवर्नेंस पुअर हो जाती है, या एक आप ये कह लें कि बैड गवर्नेंस की शक्ल बन जाती है, जिसमें फिर इसके ट्रिकल डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सो पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ बढ़ें। जब आप वो कर लेंगे तो फिर ये जो लीकेज है इकोनॉमी की, ये जो इस तरह के मामलात हैं जो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, टैक्स से लोग बाहर हो जाते हैं, ब्लैक इकोनॉमी बननी शुरू हो जाती है, या इस तरह के जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि ट्रेड के मामलात में भी ब्लैक ट्रेड शुरू हो जाती है। सो उसको हल करने के लिए आपको गवर्नेंस को स्टेबल करना है, बेहतर हुकूमतें लानी है, शफाफियत लेकर आनी है, तभी आप इकोनॉमी के वो ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं जिनका हम सब जिक्र कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इलेक्शन वक्त पर हो जाए और अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए तो मेरा ख्याल है 5 साल एक अच्छा वक्त है जिसमें पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है और शायद हमें ग्रोथ ऑब्जेक्टिव भी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है खाकान साहब, महंगाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी तो कोशिश यही है, वो ये चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिला है, उसके बिल्स कम हो जाएं, फ्यूल की प्राइसेस कम हो जाएं। आपको लगता है कि कोई हुकूमत ऐसा रिलीफ दे पाएगी जिससे फिर बाद में हुकूमत पर भी बर्डन ना बने? जिस तरह से हम बार बार सुनते हैं कि हम रूस से तेल ले रहे हैं, हम किसी मुल्क से गैस ले रहे हैं, ये आपको लगता है प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होंगे? इन पर बहुत पहले काम होना चाहिए था। इसमें मेरा एक बड़ा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमेशा ये रहा है और मैं पिछले अबाउट फॉर द लास्ट मोर देन अ ईयर ये कह रहा हूँ कि लोगों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना पड़ेगा अगर उन्होंने ये वक्त गुजारना है जो 2 साल का। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, अब साहब आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आम आदमी की जो कोशिश है वो तो यही है कि किसी ना किसी तरह महंगाई में कमी हो जाए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी कह चुके हैं कि जब भी रूस से हमें तेल आ जाएगा तो एक बड़ा हम डिफरेंस देखेंगे, वो फ्यूल की प्राइसेस में आएगा। आपको लगता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है, बजट के बाद ऐसा कुछ कर सकेंगे, कीमतें कम होंगी? देखिए, जो रशिया से पहली कंसाइनमेंट है वो इस महीने के आखिर तक आने की तवक्को है और ये हमारी रिफाइनरीज पे है कि क्या हम उस क्रूड ऑयल को ब्लेंड कर सकते हैं या नहीं। अगर वो ब्लेंड कर सकते हैं और हम इसको क्वांटिटीज मंगवाना शुरू कर दें तो ये तकरीबन मार्केट से $20 से $25 पर बैरल आज के रेट के हिसाब से वो हमें सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि यूएस की सैंक्शन है कि रूस से जो है कोई भी मुल्क $60 पर बैरल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, उससे नीचे खरीदना होता है। तो वो एक क्वेश्चन होगा हुकूमत के पास। उस क्वेश्चन में हुकूमत जो है वो 2 तरह के फैसले कर रही होगी। एक तो वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएगी, अगर अभी 50 रुपए है तो उसको 55 या 60 पे लेके जाने की कोशिश करेगी। और दूसरा ये है कि वो पास ऑन करेगी कंज्यूमर को, ताकि हुकूमत के रेवेन्यू भी कुछ आता रहे और थोड़ा सा ये एनर्जी की कीमतें जो हैं ये कम हो रही हो। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है कि गैस की कीमतें जो है वो बढ़ रही होंगी, आपने देखा, और ये बजट का हिस्सा नहीं होता एनर्जी की कीमतें। ये ओकरा डिटर्मिन करता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, इन कंपनीज के लॉसेस के हिसाब से। तो ऑलरेडी जो गैस के टैरिफ हैं वो तकरीबन 50% तक मुख्तलिफ सैब्स के हवाले से ऊपर जाने की तवक्को है। तो अगर गैस का रेट बढ़ता है, पेट्रोल या डीजल का रेट कम होता है तो शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम जो आपको रोजाना की बेसिस पे पेमेंट करनी होती है पेट्रोल या डीजल की, वो थोड़ा सस्ता तो इस पे उसके बाद जो इशू आता है, चैलेंज वो ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी एनर्जी की कीमतें कम होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम करवा सकती है कि नहीं। होता ये है कि जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, और लेकिन जब ये कीमतें कम होती हैं तो फिर उस तनासब से जो किराए हैं वो कम नहीं होते। तो जाहिर है रिलीफ तभी मिलेगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर साथ साथ लिए जा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब साहब आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें मजीद कितना वक्त दरकार हो सकता है, आप क्या समझ सकते हैं? रूस से हमें कितना ताउन मिल सकता है? इसके लिए क्या हमें लंबे चौड़े बड़े मुआहिदों की जरूरत है? कितना जल्दी हो सकता है? नहीं, रूस से तावन की जरूरत नहीं। हमने टेक्निकली ये देखना, जो पहली हमारी कंसाइनमेंट आती है उसको हम, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली मिडिल ईस्ट से मंगवाता रहा है सारा क्रूड। रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसकी स्पेसिफिकेशन और जो मिडिल ईस्ट का क्रूड ऑयल है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी वेरी करती हैं। तो इसको ब्लेंड करके जब आप उसको रिफाइन करते हैं वो सक्सेसफुल इंशाल्लाह हो जाता है। तो फिर हुकूमत की जो इस वक्त प्लान है वो ये है कि अगर हम 1.5 लाख जो बैरल है वो रोजाना का मंगवा रहे हैं तो उसमें से 1 लाख बैरल तक हम रशिया से मंगवाना शुरू कर दें। अब ये कितना जल्दी मटेरियलाइज होता है
ये थोड़ी सी इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। मुसद्दिक मलिक साहब अमेरिका के विजिट पे हैं, वो ये भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ईरान के साथ पाइपलाइन भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, टॉपिक भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। जाहिर है कि हम इस वक्त जियोपॉलिटिकल उस मोड पे खड़े हैं, यहाँ पे ना हम सऊदी अरब, चाइना, रशिया को नाराज कर सकते हैं, ना हम अमेरिका को नाराज कर सकते हैं। तो हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना है इन चीज़ों पे, बट होपफुली ये चीज़ें ऐसा ऐसा अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है एहसन मलिक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कौन से शोबे आप ये समझते हैं इस तरह के हैं जो हमें मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं, और साथ ही साथ सी पार हमने देखी जो पीटीआई के दौर में काफी स्लो हो गई थी, उसको अगर दोबारा से तेज कर दिया जाता है तो पाकिस्तानी मईशत शायद बहुत बेहतर हो सकती है। अनवर, में पहले थोड़ा सा जो आबिद सलेरी साहब ने बात की उसकी कंटिन्यूटी में एक बात बताना चाहूँगा। ये जो रशिया से ऑयल आ रहा है, इस ऑयल का जब ये ब्लेंड होगा पाकिस्तान में तो उसके बाद इसका परसेंटेज निकलेगी कि इसमें क्या फ्यूल हमारे लिए कितना निकलता है। लाइक जो मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है उसमें 30-70 की रेशो है, 70% पेट्रोल डीजल निकलता है, 30% हमारा फर्नेस ऑयल निकलता है। इसलिए बड़ा डेस्परेटली हम वेट कर रहे हैं कि पहली कंसाइनमेंट आए और उसके बाद ब्लेंड होने के पास हमारे पास फिगर आए। अगर तो वो रशियन क्रूड ऑयल की परसेंटेज कम आई तो फिर तो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि हम रशिया से ऑयल ले सकेंगे। अब आपने जो दूसरी बात की सी पैक की, तो सी पैक पे काफी पॉजिटिविटी चल रही है, क्योंकि पीडीएम का जितना भी जोर है या वो फोटे है वो पहले भी सी पैक था और वो सी पैक को लेकर चलना चाहते हैं। और जो बात आपने की प्लस अभी ये जो मैंने पहले भी मेंशन किया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अगर वो हमारे चेंबर्स जो हैं, जितने भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, अगर उसको यूटिलाइज करे कि ये जो बार्टर ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना, रशिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, जो बॉर्डर्स पे मार्केट बनेगी और जो कमोडिटीज शेयर होंगी, उससे भी हमें एक अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। प्लस जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है डॉक्टर हकान जी, मैं आपकी जाने बढ़ना चाहूंगी। 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में पाकिस्तान की जो मईशत है वो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, लेकिन अगर हम 2022 का जायजा लें तो पाकिस्तान बदकिस्मती से मईशत के लिहाज से दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। कौन सी गलतियां की हमने इस दौरान? क्या सारा मलबा सियासी जो बहरान है उसी पर डाला जाएगा, या हमने कुछ अपनी तरजीहात या इस्लाहात नहीं की? गलतियां ये की कि हमने अपने जो फंडामेंटल डिसीजंस है ना वो खुद नहीं लिए। हमने कभी भी पाकिस्तान का कोई भी प्लान जो है वो सामने नहीं रखा। 13-16 में भी IMF के प्रोग्राम में थे, फिर उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम में रहे, और कभी भी ये फैसला नहीं किया कि एक पाकिस्तान का प्लान चाहिए जो हमें सामने रखना है। अब पाकिस्तान के प्लान से मेरा क्या मतलब है? चलें बजट के रेफरेंस से बात कर लेते हैं। कल बजट है, तो किसने हमें मना किया कि हम PIA का 90 अरब रुपए का नुकसान करते हैं? किसी ने नहीं किया। किसी ने हमें मना नहीं किया कि हम बाकी जो SOEs हैं उनको देखते हुए एनर्जी सेक्टर में 1000 अरब रुपए का नुकसान करते रहें। किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि 2600 अरब का पावर सेक्टर का डेट बना लें, 1600 अरब का एनर्जी का गैस का डेट बना लें। किसी ने मना नहीं किया कि आप जाकर इन दोनों चीज़ों को ठीक ना कर लें। आपने नहीं की ना। किसी ने मना नहीं किया कि आप अपने एक्सपेंडिचर जो हैं पेंशन के, और ये मैं क्यू ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टेबल पर कई बार कह चुका हूं कि ये 250 अरब था आज से 5-6 साल पहले, ये डबल हो जाएगा। आज ये 600 अरब है, आने वाले बजट में शायद 650 अरब हो जाएगा। पेंशन्स का बोझ अपने सर से उतारें, इसको जैसे इंटरनेशनली काम होता है वैसे करें। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ये है कि आप कमाल कर रहे हैं। आपने 18वीं तरमीम की, सारा कुछ प्रोविंसेस को दे दिया, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेक्टर, ज़कात, उशर, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, ये सब जो काम है ये सूबों पे करने के काम है। आपने उनको बहुत बड़ा NFC में, यानी कि 60% तक जो हम कमाते हैं FDR में, वो भी उनको दे दी। उसके बाद 463 अरब रुपया इन पे सेंटर में खर्च किए जा रहे हैं। अब ये काम तो आपके करने के, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि वी हैव नॉट बिल्ड पाकिस्तान कॉम्पिटेंस, जो दोस्त कह रहे थे। डॉक्टर खकान, आपने अभी जिक्र किया IMF के प्लान का कि हम उसमें फंसे हुए हैं। हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं वो इंडिया की मौजूद हैं, बांग्लादेश की मौजूद हैं। कौन से ऐसे इकदाम इन्होंने उठाए कि ये इतना अरसा पहले IMF के प्लान से ही बाहर निकल गए, हम आज तक उसमें उलझते ही चले जा रहे हैं?
बड़ा अच्छा सवाल है। इसका पहले जवाब तो मेरे एक दोस्त ने दे दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कॉम्पिटेंस लेवल डिफाइन करेगा पाकिस्तान की प्रोग्रेस। इसमें कोई शक नहीं है। 1991 का एक बजट स्पीच है, वो मैं हर हफ्ते पढ़ता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये मैं जब पीएचडी कर रहा था, ये मुझे तब भी मैं पढ़ता था, मैं आज भी पढ़ता हूँ। वो आज भी पाकिस्तान पे वैलिड है। इंडिया एक IMF के प्रोग्राम से आ रहा था, मनमोहन सिंह वजीर खजाना बने। मनमोहन सिंह एक PhD कैम्ब्रिज के थे, एक पढ़े लिखे आदमी थे। एक स्मॉल टीम अराउंड बिल्ड की, इंडिया को डीरेगुलेट किया, इंडिया की इकोनॉमी को प्राइवेटाइज किया, इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, इंडिया का जो फिस्कल खसारे थे उसमें से निकालने की कोशिश की, इंडिया के एक्सपेंडिचर्स कट किए। ये सारे काम आज भी पाकिस्तान पे उतने ही वैलिड है, बिकॉज दोनों एक कॉलोनियल हिस्ट्री लेकर चले थे मुल्क। सो टीम और दूसरे ये सारे काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप ये सारे काम का आज शाम 6 बजे बजट में कर दीजिए। 2 साल बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, इसी जो टेन्योर है अगली गवर्नमेंट का आने वाले में, आपको बेहतरी दिखाई देगी। आप डाइवेस्ट ही कर दें। 212 ऑर्गेनाइजेशंस सरकार चला रही है, 1000 अरब रुपए का लॉस पिछले 3 साल में कर चुकी है। ये आपका फैसला है। और दूसरी तरफ आप फैसला कीजिए कि टैक्स करना है या गुजारा करना है बोरो करके। ये फैसला भी आपने करना है, मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौम ने ये फैसला करना है। एक मिसाल दे दूं, फिर आप दूसरे गेस्ट पे चले जाइएगा। इस हुकूमत ने एक फैसला कर दिया कि हम 3000 रुपए रिटेलर पे टैक्स लगाएंगे। 3000 रुपए, सोचिए 22 लाख होलसेल और रिटेल है। उन्होंने कहा कि नहीं थी, ये 3000 भी नहीं मानते हम, सबसे कम टैक्स देते हैं, पर कहते हैं हम ये भी नहीं मानते। उसके बाद फिर क्या करे हुकूमत? फिर हुकूमत जाए IMF से बोरो करे, फिर हुकूमत पाकिस्तानी बैंकों से बोरो करे, कैसे खसारा पूरा करे? फिर आप ये भी नहीं मानते कि हमने कोई इनहेरिटेंस टैक्स लगाना है, आप ये भी नहीं मानते कि हमने प्रॉपर्टी पे अपनी टैक्सेशन को कैपिटल गेन्स के जुमरे में लाना है, आप ये भी नहीं मानते कि हमने प्रोग्रेसिविटी पैदा करनी है जो इनकम टैक्स की प्रोग्रेसिविटी है। और आपको एक फिगर देता हुआ इस बात पे जाता हूँ, पिछले साल तकरीबन हमारी जो एग्जेम्पशंस थी, जो 22 गुजरा है, वो 1700 अरब रुपए के करीब थी। अभी मैं सुबह आपके प्रोग्राम में आने से पहले पढ़ रहा था, वो इस साल 2200 अरब हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब आबिद साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आबिद साहब अभी आप किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है? 1 साल से जब ये हुकूमत आई है तो महंगाई का एक जो मुंह तोड़ तूफान है वो हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी हुकूमत सही ट्रैक पर है? जिस तरह से IMF को डील कर रही है, जिस तरह से मईशत को डील कर रही है, आज बजट पेश करने जा रही है, तो ये ट्रैक इनका ठीक है? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप ये बताइए कि क्या हमारी किसी भी सियासी पार्टी के पास अपना कोई मुआशी मंशूर है? यानी कि आप समझते हैं कि पार्टी ए जो है वो हुकूमत में आती है तो ये काम करेगी, बी ये काम करेगी, सी ये काम करेगी, उनमें कोई, अगर तो आपको उन सबके जो हैं मुआशी जो मोडालिटीज उसमें कोई फर्क नजर आ रहा हो तो फिर हुकूमत ठीक काम कर रही है, गलत काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान में और ये पिछले 20-25-30 सालों से फायर फाइटिंग करती है। जाहिर है कि वो एक जगलर की तरह होती है जो 6-7 गेंदें उछाल रहा होता है और जो गेंद जमीन पे गिरने लगती है वो उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है, फिर दूसरी गेंद की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो ऐसा आउट ऑफ बॉक्स कौन सा सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल आ सकता है? हाँ, जो हुकूमत कर सकती है वो ये कर सकती है कि किसी एक सेक्टर को या 2 सेक्टर्स को वो उस पर पॉलिसी सपोर्ट देना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि उस सेक्टर में एकदम से इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। वो भले आपका एग्रीकल्चर हो, भले वो इंडस्ट्री में कुछ सेक्टर हो, वो आपका सर्विसेज सेक्टर हो, वो रियल एस्टेट हो, टूरिज्म हो, लेकिन किसी एक सेक्टर की तरफ तवज्जो देना जो है वो बहुत जरूरी होगी। अगर हम इस साल की बात करते हैं तो इस साल में एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना होगी। अगर पाकिस्तान खुशकिस्मती से अभी तक श्रीलंका वाले हालात में नहीं पहुंचा तो उसकी वजह यह है कि लोगों को यहाँ पे महंगाई सही लेकिन खाने पीने की बेसिक कमोडिटीज मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान फूड सेल्फ सफिशिएंट है। तो एग्रीकल्चर पे अगर तवज्जो दी जाए और इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा मानसून अच्छा रहता है तो आप देखेंगे कि खुराक की कीमतों में कमी आ जाएगी, लोग जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लग पड़ेंगे। अगर एग्रीकल्चर खुदा खास्ता हिट होती है इस साल भी तो फिर लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी माहिर मईशत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। दीगर मेहमान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे। इरफान मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हर बजट में हम ये सुनते आए हैं कि ज़राअत पर बात होती है, पावर सेक्टर पर बात होती है, रियल एस्टेट सेक्टर पर बात होती है, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको शायद इग्नोर किया जा रहा है, उस पर उस तरह से काम नहीं किया जाता। IT इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन अकाउंट्स की, तो हम आए रोज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। फेसबुक की मोनेटाइजेशन की हम बात करते हैं तो फेसबुक मोनेटाइजेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो सकी, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर लोगों को दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो IT सेक्टर पाकिस्तान में क्यों इतना पीछे है? इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? कोई इस पर बात नहीं कर रहा? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अभी तक ये सेक्टर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ा गैप है जो लोगों की ख्वाहिश या वो उनकी जो इसमें अपनी पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसको चैनलाइज करने के लिए या उसको एक शक्ल देने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, जो इंडिया में मौजूद है, जो बांग्लादेश में मौजूद है या दीगर ऐसे ममालिक में मौजूद है जो IT पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सिर्फ IT में इंसेंटिव्स नहीं देने चाहिए, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने चाहिए जो कि फिर इसको बेहतर, इसका जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा सकें। हमारे मुल्क में मैं जितना जानता हूँ वो तो बहुत कमाल के लोग हैं जो नए आइडियाज़ के साथ काम करते हैं। IT के ऐसे ऐप्स यहाँ बनी हैं जो कि अगर ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ तो वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ कम है कि IT के अंदर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएं, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ बनाई जाएं, इनके अंदर जो एक वैल्यू एडिशन होती है, मतलब मैं अपने तौर पर तो कुछ करना चाहता हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन उसके नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नए आइडियाज़ हैं, उसको किस तरह डिजिटलाइज करना है, उसको किस तरह से प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है, ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारे बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता। सो हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। डॉक्टर खाकान, मैं आपका भी शॉर्ट कमेंट इसी पूरे मामले पर लेना चाहूंगी जिस तरह से इरफान मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरा, ब्रेक से पहले हम IMF के प्रोग्राम की भी बात कर रहे थे, आप ये भी बात करते थे कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है। तो आप क्या समझते हैं वो ऐसे कौन से शोबे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल आप समझते हैं कि अगर हुकूमत की तवज्जो हो उन पर तो हमें वो फायदा पहुंचा सकते हैं और हमें अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं? एक तो देखिए कि इन द शॉर्ट रन तो IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए मस्ट है। 9th रिव्यू को कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो पाकिस्तान को एक तकवीयत मिलती शॉर्ट रन में ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो बाकी डॉलर्स नहीं आ रहे वो आ जाते। हमें एक और प्रोग्राम पाकिस्तान को लेना पड़ेगा IMF का, सो दैट मैक्रो स्टेबिलिटी रहे, पर उसके साथ साथ अपने कलीदी फैसले करने पड़ेंगे। अब IT से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो आपका नेबरिंग कंट्री है उसमें IT की एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है और बार बार मिसाल दी जाती है कि हमें भी वैसा हो जाना चाहिए। देखिए, कुछ तो आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, और हमने व्हाइल आई वाज इन द गवर्नमेंट आल्सो तो हमने ये कोशिश भी की कि कुछ प्रॉब्लम्स, उनकी रेमिटेंसेस के इशू थे, कुछ वो पैसे बाहर रखना चाह रहे थे सो दैट वो री इन्वेस्ट कर सकें। ये कुछ प्रॉब्लम्स तो जो है वो रिमूव करने की कोशिश की गई है, बट ये तो एक शॉर्ट जो जिसे कहेंगे पॉलिसी फंक्शंस थे जिनको ठीक किया गया है। असल बात तो ये है कि आप ये देखें कि क्यों ऐसी तरक्की आई आपके नेबरिंग कंट्री में और क्यों आपके पास नहीं आई। सिर्फ IT की एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, IT के जो उनके लोग हैं जो ट्रेन हुए हैं वो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी इस वक्त कॉरपोरेशंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उनको हेड भी कर रहे हैं। सो उनका जो डायस्पोरा है इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल देयर, और वो वापस बिजनेस भी ज़रूर भेजता होगा। इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम आपस में यही तय नहीं कर पा रहे थे कि मुल्क का इकॉनमी का जो निज़ाम है वो क्या होगा, नेशनलाइज होगा, डीरेगुलेट होगा, प्राइवेटाइज होगा, हम मतलब इसी कश्मकश में थे, तो उन्होंने IT के लिए IITs बनाए। These are state of the art institutes in India. इनको बने हुए 40 साल से जायद गुजर गए हैं। उनके IT ग्रेजुएट्स का जो लेवल है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 6-7 अच्छे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ना हो या 20 अच्छे इंस्टीट्यूट ना हो और फिर हम ये चैनलाइज कर सके। ये डिप्लोमास लेके हमारे लड़के अगर आप
या हमारी लड़कियां, अगर आप ये समझते हैं कि वो कोई 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट आईटी की अटेन कर लेंगे, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक और बड़ा मामला है कॉटन की पैदावार की जगह। आपको लगता है कि जो हमने गन्ने की मिलें लगाई हैं हमने अपना ही नुकसान किया है? ब्रेक से पहले आप मिसालें दे रहे थे बांग्लादेश की, इंडिया की। बांग्लादेश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के 34 अरब डॉलर के रिजर्व पर वो खड़े थे, फिर भी वो IMF के प्लान में गए। और आज बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंपोर्ट है, अगर हम उसी को देख लें तो वही उनके लिए काफी है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। IMF पे क्विक कमेंट ये है कि बांग्लादेश भी पहले चला गया, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, उसके बाद भी IMF के पास ही गया। याद रखें कि ये डिफॉल्ट के बाद भी जाना IMF के पास ही है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। इसीलिए मैं पिछले 12 माह से पाकिस्तान को ये गुजारिश कर रहा हूँ कि डोंट गेट इनटू दैट सिचुएशन। आप IMF के प्रोग्राम में थे, यू वर लकी, यूज इट। अब आप आ जाएं एग्रीकल्चर पे। देखें, एग्रीकल्चर शुड बी पाकिस्तान फर्स्ट रिफॉर्म। एनर्जी और एग्रीकल्चर के दरमियान ही पाकिस्तान का जो है रिफॉर्म प्रोसेस चलेगा। बाकी हुकूमत सारे काम छोड़ दे, सिर्फ 2 काम करे अगले 5 साल में। एक तो बजट को ठीक करे और दूसरा इन 2 शोबों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाए, कंपेटिटिव टीम्स बिल्ड करे। आपकी ज़राअत का ये हाल है कि आप कहते हैं कि हम कॉटन के बड़े चैंपियंस हैं। पाकिस्तान की जो कॉटन की पर एकड़ यील्ड है वो दुनिया से कंपेयर करें तो जो आपका बेहतरीन दोस्त है चाइना, उससे कंपेयर करें तो 1/4 है। अगर आपकी यील्ड्स इतनी लो होंगी, और यही हाल आपका वीट में, मेज में, राइस में, सब में है, तो आप कभी भी दुनिया में compete नहीं कर सकेंगे। इसकी R&D को बढ़ाएं। ये 0.18% ऑफ GDP है, इसको 1% ऑफ GDP करें। और अपने लोगों को कहें कि जाके यूनिवर्सिटी से निकलें, उनको लिंकेजेस बनाएं, फार्म्स को ठीक करें। अब तो AI आ गई है, चले मैकेनाइजेशन करें। इसके अलावा कोई चारा रह नहीं गया आपके पास। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो इकोनॉमी पे जो ड्रैग है वो ख़त्म होगा ही नहीं। और सरकार के चुंगल से इसको निकालिए। ठीक है। एहसन मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, खासकर जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है, ये फील्ड है, मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, आप इसमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, कितना इसका स्कोप देख रहे हैं? अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी बूम करेगी? जो बैरूने मुल्क, खासकर जो लोग हैं बैरूने मुल्क पाकिस्तान से मौजूद हैं, उनको काफी रिलीफ देने की बात हो रही है। अनवार, इशू ये है कि 2 ऐसी सेक्टर हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करवा सकते हैं। वन इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज़ रियल एस्टेट। बट जो इन दोनों के टूवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बिलीवेबल भी हैं और अनएक्सेप्टेबल भी हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तवक्को करते हैं और प्लस आपने ऐसी कदगन लगाई हुई है, सेक्शन 111 आपने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसमें कि 1 साल में आप 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आपने ट्रांसफर कर दिए हैं तो आप वो, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वापस लेकर नहीं जा सकते। हमें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है। हमें फोकस करना चाहिए कि हम जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों को कंफर्ट जोन देंगे वो पुर्तगाल, टर्की, मलेशिया, दुबई को छोड़ के अपने होम टाउन, अपने होम कंट्री में पैसे को भेजेंगे जैसे कि पहले भी वो भेजते रहे हैं। आपकी पॉलिसीज ने उनको डबल नुकसान दिया है। एक, रियल एस्टेट की प्राइसेस डाउन हुई आपकी पॉलिसीज की वजह से। सेकंड, जो करेंसी का इन्फ्लेशन हुआ उसने उनको डबल मार मारी है। तो अभी भी टाइम है, बजट आ जा रहा है, कोई उस पर परेशानी की बात नहीं है। बजट ले हो चुका है, आगे 14 दिन पड़े हैं, उसके अंदर भी आप अमेंडमेंट्स उसमें लेकर आ सकते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल पैकेज दें कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी परचेज करेगा पाकिस्तान में उसको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगी। आपको फॉरेन रेमिटेंस आएगा पाकिस्तान में, जो आप 1.2 बिलियन के लिए पीछे भागते हैं, तो आपके रिजर्व नीचे हैं। तो आप जब तक इस सेक्टर को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक चीज हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगा सकता।
स्टॉक एक्सचेंज का टेम्परामेंट नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक एवेन्यू बचता है, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर। उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उसने जब अपने होम टाउन में आना है तो उसको अपने लिए एक घर चाहिए। तो हमें गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐसी मराद देनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक व्हील चले। आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्सेस को मतलब कम कर दें, हम ये कहते हैं उनको रैशनलाइज कर दें। जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं, आप उनसे लें। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप 35 लाख पे इसका 35 लाख फाइलर्स पे इसका बर्डन डालते हैं। आप इन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक नॉन फाइलर भी पे कर रहा है और वो फाइलर भी पे कर रहा है। ठीक है, तो खुदारा फाइलर को ब्रीदिंग स्पेस दें, उनको पॉलिसीज पर दोबारा नजरसानी करनी होगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यकीनी तौर पर उन्हें रिलीफ देना होगा। डॉक्टर साहब, अगर हमारे मुआशी अहदाफ हासिल नहीं होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? अवाम पर मजीद कितना बोझ डलेगा? सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, अवाम का फायदा कब होगा? ठीक है, आवाम का फायदा तो तभी होगा जब ये जो एक कॉम्पिटेंट टीम बिल्ड करेंगे हर मिनिस्ट्री में, और जो हर चीज़ है उसको रिपेयर करना शुरू करेंगे। आई विल बी डिसऑनेस्ट इफ आई टेल यू कि कोई भी बजट या कोई भी एक आम पॉलिसी पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं उनको बदल सकती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसी पोजीशन कतई तौर पे नहीं है। अगर फंडामेंटल डिसीजन नहीं करेंगे, और ये डिसीजन मुश्किल है, पीआईए को बेचना जो है एक मुश्किल काम है, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए। एनर्जी सेक्टर को बेचना एक मुश्किल काम है, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए, एक 5 साल की हुकूमत चाहिए कि वो ये सारे जो फैसले हैं वो कर सके। ठीक है इरफान साहब, मैं इसी पर आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी। सजेशंस की भी बात की, तजावीज़ की भी बात की। गवर्नमेंट क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए उस आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स बेनजीर प्रोग्राम का हिस्सा है, सास प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जिनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं? महंगाई जितनी इस वक्त पहुंच चुकी है, आसमान की बुलंदियों को छू रही है, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है और क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहली बात जो गुफ्तगू हो रही है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म है। देखिए, आपको अपनी इकोनॉमी और बजट के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। जो इस वक्त आपका इकोनॉमी का ढांचा है या बजट की जो आर्किटेक्चर है वो उसमें बड़े फ्लॉज हैं। वो अभी भी इंसेंटिव बेस्ड है, एग्जेम्पशंस हैं उसके अंदर अनटचेबल बैठे हुए हैं जो कि नहीं अपने आप को कम करना चाहते, और नतीजा होता है कि वो सारा बोझ गरीब पर आता है। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन तो या जो रिसेशन वो ग्लोबल है, लेकिन पाकिस्तान में वो रिसेशन सिर्फ गरीब और वर्किंग क्लास पर ट्रांसफर हुई है, वो एलीट पर नहीं हुई है। तो हमें इसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो ढांचा है या जो बजट वो सारा एलीट के गिर्द घूमता है। एक तो इसको ठीक करें, दूसरा ये है कि आप वो इंसेंटिव्स लाएं जो कि गरीब और वर्किंग क्लास को मजबूत करें। भाई बात हुई एग्रीकल्चर के अंदर एक बड़ी आपकी लेबर फोर्स है और बहुत बड़ी इकोनॉमी का वो हिस्सा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दें, फार्म टू मार्केट लिंक रोड्स बनाएं, फूड प्रिजर्वेशन के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स दें, तो आप रूरल इकोनॉमी को बनाएंगे तो आपकी बड़ी इकोनॉमी। ठीक है इरफान साहब, इसी पर मैं कमेंट लेना चाहूंगा एहसन मलिक साहब का। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं एहसास प्रोग्राम पर हैं या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर हैं, वो अवाम देख रही है अब हुकूमत की तरफ कि आज जो बजट आएगा कुछ अवाम दोस्त होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अनवार, आज मुझे तो आप ये बता दें 75 सालों में कोई ऐसा हुआ है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ना कहा हो कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट का बजट है। कोई एक मुझे स्लोगन दिखा दें जिसपे गवर्नमेंट ने ये ना कहा हो। और बात ये है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये अच्छी चीज़ है और प्लस इसको कंटिन्यू होना चाहिए ताकि नीचे तक इस लोगों को ये रकम मिले और वो थोड़ी सी अपने ब्रेड एंड बटर को मैनेज कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन मलिक, माहिर मईशत, और तमाम हम मेहमान हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन थे उनका बहुत शुक्रिया। और डिटेल हमने डिस्कस की है। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ थे, आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बजट के हवाले से एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं हमारी तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, कि शायद अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सकेगा। होपफुली इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह पीर को आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।